हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने इस वीडियो में अपने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट जो रह गए थे, हम उनको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इससे पहले इस चैप्टर की वीडियो में हमने देखा था कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी एक ट्रेड पॉलिसी है, जिसको हम टेक्निकली अगर इसका हम नाम देखें तो टेक्निकली इसका नाम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक था टैरिफ और एक था कोटा। ये जो दो सिस्टम थे, ये दो सिस्टम हमारी कंट्री में इंपोर्ट को रोकने का, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन करने का, और हमारे देश में डोमेस्टिक प्रोडक्ट या हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ करने के लिए ये ट्रेड स्ट्रेटजी लागू की गई थी। अब इस ट्रेड स्ट्रेटजी के क्या इम्पैक्ट हुए थे, आज हम अपने इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो पहला है, इट हेल्प टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इस स्ट्रेटजी की वजह से हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज था वो सेफ हो गया। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेटजी की वजह से हमारी कंट्री में इंपोर्ट जो गुड्स थे वो रिड्यूस हो गए, यानी कि इंपोर्ट गुड्स कम हो गए, इंपोर्ट गुड्स आना बंद हो गए। फॉर एग्जांपल, हमारे देश में बाहर की कंट्री से जब ये स्ट्रेटजी फॉलो करी गई, जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉलो किया गया, जहाँ पर ट्रेड बैरियर्स लगाए गए, जहाँ पर कोटा सिस्टम फॉलो करा गया, उसकी वजह से बाहर से जो सामान आने वाला था, इंपोर्ट जो गुड्स थे वो नहीं आए। अब जब वो गुड्स हमारे देश में नहीं आएंगे तो हमें उनको पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगी। जब पेमेंट हम नहीं करेंगे तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट मतलब, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कि ऐसा पेमेंट जो हम डॉलर्स में या पाउंड्स में देते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विदेशी मुद्रा, है ना। हमारे देश के पास जो भी करेंसी है बाहर की, अब अगर हम, जाहिर सी बात है, बाहर से अगर हम कोई गुड्स मंगाते हैं, अगर हम अमेरिका से मंगाएंगे तो हमें अमेरिकन डॉलर में उनको पैसे चुकाने पड़ेंगे, है ना। इसी तरीके जिस कंट्री से हम कोई भी गुड्स मंगाएंगे तो उस कंट्रीज़ में जो करेंसी चलती होगी, हमें उनकी करेंसी में ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब हम बाहर से सामान मंगाएंगे ही नहीं तो हम पेमेंट ही नहीं करेंगे। जब पेमेंट नहीं करेंगे तो हम उस फॉरेन एक्सचेंज को या उस विदेशी मुद्रा को अपने पास सेव कर लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये इसी बारे में था, इट हेल्प टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकेंड, क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट एंड लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। इस स्ट्रेटजी की वजह से हमारी जो मार्केट थी, जो डोमेस्टिक मार्केट थी, वो प्रोटेक्ट हो गई, और हमारे देश में जो बनने वाला सामान था या जो हमारे देश का डोमेस्टिक गुड्स था, इसको कह सकते हैं हम, वो क्या हो गया, उसकी तादाद बढ़ गई और उसकी डिमांड हमारे देश में ज़्यादा हो गई। यानी कि इसकी वजह से हमारे देश में डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, और हमारी जो स्वदेशी मार्केट थी, हमारे देश की जो मार्केट थी, जो प्रोड्यूसर्स थे, वो कंपटीशन की वजह से उनके हालात सुधर गए, स्ट्रांग हो गए, वो प्रोटेक्ट हो गए। थर्ड है हमारा, हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस इन आवर कंट्री विच डायरेक्टली लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी वजह से, इस स्ट्रेटजी की वजह से इसने हमारे देश में मदद करी एक स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस तैयार करने के लिए। हमारी डोमेस्टिक मार्केट
बेहतर हुई, एक स्टार्टिंग मिली हमारे इंडस्ट्रीज़ को, जिसकी वजह से उस बेस ने, उस इंडस्ट्रियल बेस ने हमारी कंट्री को डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया। अब इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया, या ये कह सकते हैं कि इसकी कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी करी, या इसके अंदर कुछ कमियां भी देखने को मिली कि स्ट्रेटजी से, जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी थी, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। वो क्या थी, उसको किस तरीके से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, आलोचनाएं की, देखते हैं। इट डिड नॉट लीड टू ग्रोथ, यानी कि जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी थी उसने ग्रोथ को नहीं बढ़ाया, या इसको हम ये कह सकते हैं कि इसने ओवरऑल ग्रोथ को नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमारे पास, हमारे देश में बाहर से आने वाले जो गुड्स थे, टेक्निक्स थी, टेक्नोलॉजीज़ थी, उनके ऊपर रोक लग गई। तो उसकी वजह से हमारे देश में जो ग्रोथ थी वो भी कम हो गई, ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। सेकंड, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाई लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब कंपटीशन नहीं रहा, यानी कि हमारा किसी दूसरी कंट्री से कोई कंपटीशन नहीं रहा, क्योंकि हमने बाहर के आने वाली मार्केट्स, बाहर की आने वाली कंपनीज, बाहर की आने वाली टेक्नोलॉजीज़, बाहर की आने वाली मशीन्स को बैन कर दिया, या ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर हमने बैरियर लगा दिए, रोकथाम कर दी। अब हम नई नई मशीन से, नई नई टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ पाए, हमारा कंपटीशन नहीं रहा, हम विदेशों के साथ, बाहर की कंट्रियों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाए। जब हम कंपटीशन नहीं कर पाए तो हम मॉडर्नाइजेशन में भी पीछे रह गए, हम अपने आप को मॉडर्न भी नहीं कर पाए। इसको आप ऐसे एग्जांपल, अपनी लाइफ से जुड़े हुए एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर आपको आपकी क्लास में फर्स्ट आना है तो आपको अपने क्लास के दूसरे जो टॉप स्टूडेंट है, टॉप रैंकर है, उसके साथ आपको अपने साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, तभी आप मेहनत करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आप अपने से कमज़ोर से कंपटीशन करेंगे तो फिर आपके अंदर वो ग्रोथ नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास कंपटीशन आपका क्या है, स्लो है। और आपका कंपटीशन जहाँ ज़्यादा बेहतर के साथ होगा वहाँ आप अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करते हो, और ज़्यादा अपने आप को मॉडर्नाइज करते हो। तो लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि हमारे पास कंपटीशन की लैक थी, कंपटीशन की कमी थी, इसी वजह से हम मॉडर्नाइजेशन में भी हम पीछे हो गए। थर्ड, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। इसके अलावा हमने इस वीडियो में, अपने पहले वाली वीडियो में देखा था, डिस्कस किया था कि जब पॉलिसीज़ बन रही थी तो उसमें इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था कि हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्रीज सारी की सारी गवर्नमेंट हाथों में होनी चाहिए, गवर्नमेंट मोनोपोलीज़ के अंदर होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, या प्राइवेट हाथों में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। अब जो हमारे देश में, हमारी कंट्री में इंडियन इंडस्ट्रीज़ या गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज़ थी, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ बेहतर नाम रहेगा, पब्लिक सेक्टर्स जो थे वो इतनी तेज़ी के साथ, वो इतना बेहतर काम नहीं कर रहे थे, यानी कि जो उनकी ग्रोथ थी वो क्या थी, इनएफिशिएंट थी। ओके, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। फोर्थ, इट डिड नॉट लीड टू इफिशिएंसी। अब थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर ग्रोथ थे या गवर्नमेंट सेक्टर ग्रोथ थे, उनकी इफिशिएंसी लेवल, उनकी क्षमता काम करने की कम थी। अब जब काम करने की क्षमता कम होगी तो वो काम में तेज़ी नहीं ला पाएंगे, काम में इफ़िशियंसी नहीं लाएंगे, है ना। तो इसकी वजह से इट डिड नॉट लीड टू इफ़िशियंसी। अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या था? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बेसिकली इंडस्ट्रीज़ का मतलब हम समझते हैं और लाइसेंस का मतलब भी समझते हैं। आप गाड़ी चलाते होंगे, आप ड्राइव करते होंगे, या आपके पास कोई राइफ़ल होगी तो कहते हैं ना ये राइफ़ल लाइसेंस वाली है, या हमारे पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है। तो यहाँ इंडस्ट्रियल लाइसेंस यानी कि इंडस्ट्रीज़ का लाइसेंस, इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस प्रोविज़न की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए हमने अब यहाँ पर देखिए 1951 आ गया। तो हमने जब शुरुआत में देखा था कि जब हमारी पॉलिसी मेक हो रही थी, हमारी देश जब आज़ाद हुआ तो कौन सी इंडस्ट्रीज़, हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ करा गया था, है ना। उससे पहले
किस तरीके से जब हम 1950 1951 की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से देश के डेवलपमेंट में 5 ईयर प्लान बनाए जाएंगे, उन 5 ईयर प्लान को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ का क्या रोल होगा, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, इस बात के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, है ना। तो ये एक्ट वही है, ओके। IDRA 1951, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेजोल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1951, तो ये 1951 में इनेक्ट हुआ। इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। इसका काम क्या था? इसका काम कंट्रोल करना था और रेगुलेट करना था प्रोसेस को। किसके प्रोसेस को? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री, कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उसको किस तरीके से रेगुलेट करा जाए और उसको किस तरीके से कंट्रोल करा जाए। इट एम टू डेवलप एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और इसका एम क्या था कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स को डेवलप किया जाए और प्राइवेट सेक्टर्स को कंट्रोल किया जाए, ओके। तो ये ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ग्रोथ को किस तरीके से कंट्रोल करना है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कैसे रेगुलेट करना है। अब इसके हम मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, है ना। क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे IDRA के? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, तो इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस प्रोवाइड कराना, इसका मेन एक काम था कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके का लाइसेंस दिया जाएगा, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में कौन सी प्रोड्यूस गुड्स हो सकती हैं, बिना लाइसेंस के कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं चल सकती। ओवरऑल यहाँ पर लाइसेंसिंग की बात हो रही है। पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये था मेन, कि लाइसेंस प्रोवाइड कराना, बिना लाइसेंस के कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी कंट्री में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। सेकंड, अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली को अवॉइडेंस करना, यानी कि हमारी कंट्री में ऐसा ना हो जाए कि पर्टिकुलर किसी एक पूंजीपति कैपिटलिस्ट जिसको हम कहते हैं या किसी एक बड़े इंडस्ट्रीज़ के हाथों में ही इकोनॉमी आ जाए। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए, ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, उसके तरफ भी ध्यान देना था। तो अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली को अवॉइड करना। थर्ड, बैलेंस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, इसके अलावा जो डेवलपमेंट है कंट्री में, ओवरऑल जो कंट्री है उसका जो डेवलपमेंट हो वो बैलेंस्ड हो, यानी कि रीजनल बैलेंस्ड हो। जैसे हमारी कंट्री जो है डाइवर्स कंट्री है, हमारे देश में कई स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और हर स्टेट्स की सिचुएशन अलग है। किसी स्टेट्स के पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, कोई स्टेट्स बैकवर्ड है, किसी स्टेट्स की लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजिकल लेवल बहुत अच्छा है, किसी स्टेट्स का टेक्निकल स्किल्स या कह सकते हैं उनकी लिटरेसी स्किल्स ज़ीरो है या बहुत कम है। तो इस हाल में हमारी कंट्री का ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हर स्टेट्स का इक्वली होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ओके। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। फोर्थ है प्रिवेंशन प्रोटेक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा इसमें सबसे एक मेन बात यह भी है कि जो हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं लघु उद्योग, है ना, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करा जाए, उनकी किस तरीके से रक्षा करी जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के आगे छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, अपने आप को नहीं संभाल पाएंगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलने का अगर कोई सेक्टर था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही था। तो ऐसा सेक्टर जो हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा एरियाज़ में रोज़गार देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, ऐसे सेक्टर्स को बचाना भी हमारे देश की, हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, और इसको भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव में पढ़ा जाता है, रखा जाता है। फिफ्थ, ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके से हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। हमें बाहर से आने वाले गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर रोकथाम लगानी है, टैरिफ बैरियर्स कोटा सिस्टम फॉलो करना है, ताकि हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और अपने विदेशी सामान को बना सकें और एक्सपोर्ट कर सकें। तो जो ओवर बर्डन है हमारा इंपोर्ट का वो ना हो, बल्कि इंपोर्ट का कुछ सब्स्टिट्यूशन ढूंढा जाए
जो चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं वो हम बाहर से ना मंगाएं, बल्कि उस जैसी गुड्स को हम अपने देश में बनाएं और अपनी ज़रूरत को भी पूरा करें और उसको बाहर एक्सपोर्ट भी करें, ताकि हमारे पास हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़े और इनकम लेवल भी बढ़े। 6, टू एंश्योर प्लानिंग एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग। इसके अलावा इसका एक ऑब्जेक्टिव लास्ट, कि जो हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट है उसके लिए प्लानिंग तैयार करना, और हमारे देश में नई नई जो अंडरटेकिंग्स हैं, नई नई जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी, उनके लिए क्या प्लानिंग हो, उनका डेवलपमेंट फ्यूचर में किस तरीके से हो, कैसे हो, इसकी तरफ भी फोकस करना। तो ये थे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IDRA एक्ट 1951। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है परमिट लाइसेंस राज। तो पढ़ लेते हैं परमिट लाइसेंस राज। ये भी है कि हमारे देश में एक परमिट लाइसेंस राज आ गया था, कि अब हमारे देश में एक छोटी से छोटी, अगर आप सुई का निडल जो होती है, अगर आप उसका फैक्ट्री भी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। आप एक बार्बर शॉप खोलना चाहोगे, उसकी भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। ओके, तो कोई भी शॉप आप खोलना चाहो, कोई भी फैक्ट्री, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज आप खोलना चाहोगे तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी हो गया था। इसके अलावा अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज़ का एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो वो जब एरिया बढ़ाएंगे तब भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप अपने इंडस्ट्रीज़ में आपने परमिशन ली थी किसी एक पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने की, लेकिन आप अपनी इंडस्ट्रीज़ में अब कुछ और सेकंड गुड्स भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो जब आप सेकंड गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो आपको उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके, चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन। द लाइसेंसिंग ऑथोराइज मैनी अ टाइम्स ग्रांटेड लाइसेंस टू बिग बिजनेस हाउसेज विदाउट प्रॉपर स्क्रूटनी ऑफ देयर एप्लीकेशंस। अब इसको हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में पढ़ के देखते हैं। अ रिटन परमिशन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू फर्म विच मेंशन व्हाट प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म। तो आप ये वाली भी पढ़ सकते हैं, इजी है पढ़ने में, समझने में, कि एक रिटन परमिशन है जो गवर्नमेंट के थ्रू ग्रांटेड की जाती थी, किनको, फर्म्स को, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को। उसमें क्या था, व्हाट प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर, कि क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा किस फर्म के द्वारा, है ना, इसकी परमिशन गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती थी। ओके, तो ये था हमारा परमिट लाइसेंस राज। तो इसको सिंपली एक, अगर और आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में समझे हम, तो कि हमारी कंट्री में एक परमिट लाइसेंस राज आ गया। अब इस परमिट लाइसेंस राज में कोई भी फैक्ट्री, छोटी सी शॉप, बड़ी शॉप, इंडस्ट्री बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस के ओपन नहीं हो सकती थी, सेटअप नहीं हो सकती थी। तो यही परमिट लाइसेंस राज था। अब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बात और, ये जो भी हमने अभी टॉपिक पढ़े हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, परमिट लाइसेंस राज, ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे जब हमारा सेकंड चैप्टर आएगा, है ना, LPG वाला, जो बहुत फेमस चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उस चैप्टर में भी हम इनको और अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।